आपने कैसे पैरामीटर बिठा दिया कि आप 4 लाइनें किसी को दोगे, वो भी 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, और उससे आप चाहोगे कि वो ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दे जिससे आप उसे डायरेक्टर के सामने पेश कर सकें। अब फिर वही पैकेजेस शुरू हो गए। हाँ। हमारे जैसे एक्टर्स के भी पैकेजेस शुरू हो गए। मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और उनके हस्बैंड्स जो हैं वो लेटर लिख रहे थे कि हम मार डालेंगे इसको, बेटा तुझे पता ही नहीं तू क्या कर रहा है। जब वो पिच डेक भेजते हैं ना, वो पिच डेक में मेरी ही फोटो लगी होती है कि ऐसा रोल करना है। मैंने कहा मेरा ही रोल है ना ये तो। जैसे आंखों देखी पिच डेक में बहुत लोगों के डला हुआ है। बेसिक तो पता होना चाहिए, वो भी दिमाग नहीं। फिर आप इस फील्ड में कैसे हैं, कौन आने दे रहा है इन लोगों को अंदर? बकवास क्यों कर रहे हो आप, क्यों खराब काम कर रहे हो यार? मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी दिन अगर आपका मन करता है कि मैं सामने वाले का दाढ़ निकाल सकता हूँ, तो क्या आप निकाल सकते हैं? एक्चुअली मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लगा, सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस से डर लगा, वो हम लोग के टाइम पे लगा था। जब आप अनट्रेंड हैं, आप मतलब आपको मालूम ही नहीं इस प्रोफेशन में काम कैसे किया जाता है, आप कैसे उठ के चले आते हैं काम करने के लिए। तुम्हें कभी एहसास हुआ है इस चीज़ का? क्या? ये भी एक प्रोफेशन है। मैं अपने साथ की ही एक्ट्रेसेस को जानती हूँ जिनको काम नहीं मिला है, मुझे इस बात का दुख है। मैंने कहा कौन है ये? बोलेंगे तुम्हारा कल का रात का एपिसोड इसने देखा है जिसमें तुमने कहा कि अगर किसी को भी परेशानी हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, और मैं मनोज से बार बार चेक कर रही हूँ कि मनोज ये मेरा बुढ़ापा आ रहा है या मेरी सीनियरिटी मुझे ऐसा कुछ करने को कह रही है कि मैंने इतने साल ये जो तजुर्बा लिया है उससे मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, या मैं अब 60+ हो रही हूँ इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ कि मेरा हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ, सारे लड़के ब्रेक में बाथरूम गए, ऑब्वियसली कुछ खाने पीने, तो सब लोग एक ही चीज बोल रहे, गजब एक्ट्रेस यार, कमाल एक्ट्रेस यार, कैसे बात करेंगे यार। बट मैम मुझे ये जानना है कि कमाल एक्ट्रेस तो आप हैं, बट डायरेक्टर भी हैं, विच इज दैट हैट जो आपको ज्यादा पसंद आती है? देखो ऑब्वियसली मैं तो शुरू से एक्ट्रेस रही हूँ, तो वो तो मेरी फील्ड है जिसे कहना चाहिए, और मैंने बहुत मज़े किए, इतने साल काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये डायरेक्शन का काम किया तो मुझे लगा ओ, अभी तक तो मैं सिर्फ आधा काम कर रही थी। ये अब तो मुझे कंप्लीट फील हुआ है कि एक्चुअली में अब मैंने फिल्म को जाना है। तो मुझे लगता है कि खून मुँह लग गया है, तो अब मेरा मन ज़्यादा डायरेक्शन में करता है। लहू मुँह लग गया। लहू मुँह लग गया। सीमा जी, मुझे आपसे ये जानना है कि एज एन एक्ट्रेस, जैसे अभी हुआ, सारे के सारे का रिएक्शन ये हम सबका रिएक्शन ये था, मैं भी ऐसा होता, मैं तो कई बार जब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनका आप काम देखते हो और एक जेन्युइन रिस्पेक्ट होता है ना, तो आपकी गिगी बन जाती है उन लोगों के सामने बात करने में कि यार क्या बात करो, बिकॉज वो औकात भी तो होनी चाहिए उतनी। व्हाट इज द weirdest reaction you have got from a fan or anybody about your acting, because you know that whenever people come to you, you evoke a certain emotion that happens. एक्चुअली मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लगा, सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस से डर लगा, वो हम लोग के टाइम पे लगा था। क्योंकि क्या था, मुझे लगा था एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन जब वो हम लोग हैपनिंग हुआ, इतना बड़ा सोप ऑपेरा, इंडिया का फर्स्ट सोप ऑपेरा, यस, तो मुझे नहीं मालूम था कि इसका इतना इम्पैक्ट होता है लोगों पे, या परफॉर्मेंस का इतना इम्पैक्ट होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं एक दिन शूटिंग करके घर आई और मुझे पता चला कि एक लड़की बैठी है और उसका बच्चा है छोटा सा, मुझे लगा कोई पता नहीं आया होगा मिलने के लिए, क्या है। और मेरी मदर जो थी वो बहुत मतलब गुस्से में अजीब सी कुछ रिएक्ट कर रही थी कि ऐसे करके। तो मैंने कहा क्या, क्यों ऐसा कर रही हैं? तो फिर मुझे लेके गई साइड पे, उन्होंने कहा अब क्या करेंगे इसका? मैंने कहा कौन है ये? बोलेंगे तुम्हारा कल का रात का एपिसोड इसने देखा है जिसमें तुमने कहा कि अगर किसी को भी परेशानी हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये आ गई अपना घर छोड़ के, अब इसका क्या करना है? तो बच्चा भी ले आई है। मैंने कहा मैंने मतलब मुझे क्या पता क्या करना है इसका, मैं तो खुद ही 22 साल की थी उस वक्त। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा अजीब सा है चक्कर। एड्रेस तो कहाँ से मिला? वो एड्रेस तो मिल ही जाता है एक्टर्स का, तो वो हो गया। और उस वक्त हम लोग थे। परेशानी क्या लेके आई थी? परेशानी ये कि मैंने घर छोड़ दिया क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, और दीदी आपने बोला था कि आ जाओ, तो वो तो फर्स्ट था। उसके बाद ये तांता लग गया, रोज़ का तांता लग गया, और इतना तांता लग गया कि लोग आने ही लग गए, औरतें आने ही लग गई अपना घर छोड़ छोड़ के। और मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और उनके हस्बैंड्स जो हैं वो लेटर लिख रहे थे कि हम मार डालेंगे इसको जो हमारी औरतों को भड़का रही है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, और मैं भाग के मतलब गई प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास। मैंने कहा मुझे बचाओ, मैं तो मतलब मैं क्या करूं?
तो अशोक कुमार जी के थ्रू उसमें अनाउंसमेंट कराई गई थी कि ये सिर्फ एक कलाकार है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है तो आप इन संस्थाओं पे जाइए। मगर वो अनाउंसमेंट के बाद भी लोग नहीं रुके और वो मेरे घर ही आते रहे ये विश्वास करके कि दीदी हमें कहीं पहुंचाएंगे। और दीदी तो खुद इतनी छोटी थी, मैंने तो खुद ही दुनिया नहीं देखी थी, 22 साल की थी, मुझे पता ही नहीं था दुख क्या होता है, कौन से कितने करप्शंस हैं, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन मुझे उस वक्त एक एहसास ज़रूर हुआ कि अगर इतना विश्वास मुझ पे है तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, सिर्फ ये कह के कि नहीं मुझे क्या पता, मैं तो एक कलाकार हूँ, ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो फिर मैंने जितनी भी उस टाइम पे संस्थाएं थीं जो औरतों के लिए काम कर रही थी उनसे कांटेक्ट किया और उनको कहा कि मैं केस दूंगी आपको और आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। तो ऑलमोस्ट 3 साल तक मैं वो सोशल वर्क करती रही, क्योंकि आती रही औरतें और मैं उनको भेजती रही, उनको कभी सिलाई मशीन दिलाना, कभी उनकी शादी बिना दहेज के कराना, कभी उनको मारने से बचाना। तो मैं 22-23 साल में ही मतलब ऐसी औरत हो गई थी कि मुझे लगा कि मैं तो दुनिया सारी जान चुकी हूँ। तो ये इससे बड़ा एक्सपीरियंस एक एक्टर को नहीं मिल सकता जो मुझे मिला है। तो मैं इस चीज़ को कभी अपने से निकाल ही नहीं पाती हूँ। आज के ज़माने में ट्रोलिंग लोगों की होती है या बहुत तारीफ होती है, बट आपने जो ये बताया ये अलग लेवल ऑफ लव है कि लोग इतना भरोसा करके आ गए, घर छोड़ के आ गए। बताइए, वाओ, दैट्स एंड हाउ मेनी इयर्स नाउ फेसिंग ऑल ऑफ दिस? अरे तो मतलब 40 साल तो 40 years वर्किंग। वाह, 40 साल लोगों को लग जाते हैं कभी कभी पहला प्रोजेक्ट पाने में। यहाँ इन्होंने 40 साल से काम करा हुआ है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, डू यू सी दैट दीज डेज एज क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग हैज टेकन अ लोअर प्रेसिडेंस? मतलब अभी पैकेजेस ज़्यादा लोगों को चाहिए, एक्टर्स पे कम ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं बट अ लॉट ऑफ देम आर सेइंग, जैसे अभी रणवीर शौरी ने कहा कि उन्हें बिग बॉस करना पड़ा क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, नीना गुप्ता जी ने एक बार किया था, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। ये आपको ऐसा लगता है मैम पैकेजेस को ढूंढ रहे हैं एक्टर्स को नहीं? देखिए, अभी हालात बहुत बदल चुके हैं। पहले क्या था, पहले सिर्फ हम कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे और उसमें स्टार होते थे और स्टार ही पूरी फिल्म को खींच के ले जाते थे। अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा चेंज आया है कि जहाँ पर एक्टर्स की ज़रूरत पड़ी तो हम बहुत खुश हुए कि चलो एक्टर की ज़रूरत पड़ी, अब शायद हमें काम मिलेगा, और मिला भी। और उसके बाद पता चला कि सिनेरियो ही पूरा चेंज हुआ और ऐसी कहानियाँ बनने लगी जो घरेलू थी, ये थी, और हमारे फेसेस भी काम आ गए और हमें भी काम मिलने लगा। पर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब हम भी फिर फंस गए हैं। अब फिर वही पैकेजेस शुरू हो गए हैं। हाँ। हमारे जैसे एक्टर्स के भी पैकेजेस शुरू हो गए हैं कि ये पैकेज ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। उसके चक्कर में इतने सारे एक्टर हैं जिनको अभी तक कभी चांस ही नहीं मिला है। तो मैं अपने साथ की ही एक्ट्रेसेस को जानती हूँ जिनको काम नहीं मिला है। मुझे इस बात का दुख है कि अगर मैं 10 फिल्म कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे शायद 7-8 कर लेनी चाहिए या 6 कर लेनी चाहिए। लालच है, मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे लगता है 10 की 10 मैं क्यों ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं यार, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए, दूसरे भी काम करें, क्योंकि इतने भी तादाद में एक्टर हैं और ट्रेंड एक्टर हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उन्होंने साल अपना मेहनत करके इस जगह पे पहुँचे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। ये बहुत दुख की बात लगती है। और ये पैकेजेस चलते ही चले जा रहे हैं, ये ब्रेक होना चाहिए। जब आपने एक बात बोली कि दुख होता है, और ये ना मैंने बहुत सारे एक्टर्स से भी सुना है कि आजकल लोग किचन चलाना भी जरूरी है, तो फिर कभी रियलिटी शोज करने पड़ते हैं लोगों को, कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। क्या कभी आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया है विच वाज जस्ट फॉर मनी? मतलब मन नहीं था लेकिन आपने बोला कि नहीं यार, बिल तो पे करने। बिल की तो मुझे कभी चिंता रही नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे पतिदेव जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, टचवुड, और उस तरह से तो मुझे कभी शायद नहीं काम करना पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी ब्लेस्ड रही हूँ इस मामले में। लेकिन हाँ, कुछ फिल्में ज़रूर ऐसी करनी पड़ी जो लगा कि चलो कर लेते हैं, दोस्ती यारी में कर लेते हैं, या किसी और मजबूरी में कर लिया कि खाली बैठे हैं चलो कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे काम हमने किए हैं जो हमें नहीं पसंद थे और हमने कर लिए, और बाद में लगा नहीं करना चाहिए था यार, नहीं करनी चाहिए। कौन सा रोल था ये? अच्छा, नहीं वो नहीं बताए। वो डायरेक्टर हमेशा के लिए नाराज हो जाएगा। बट क्या आपको भी अभी भी आपको ऐसे कॉल आती कि सीमा जी आपका ये जैसा रोल था वैसा वाला ये रोल है? क्योंकि ना हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब वो तो कमाल कर रखा है उन लोगों ने कि जब वो पिच डेक भेजते हैं ना, वो पिच डेक में मेरी ही फोटो लगी होती है कि ऐसा रोल करना है। मैंने कहा मेरा ही रोल है ना ये तो। जैसे आंखों देखी पिच डेक में बहुत लोगों के डला हुआ है,
मतलब उसकी फोटोग्राफ्स जो हैं कि इस तरह की लुक होगी फिल्म की, इस तरह की होगी, तो अम्मा की लुक भी ये होगी, वो मुझे ही भेज रहे हैं मेरी लुक मुझे ही भेज रहे हैं कि इस तरह की होंगी। मैंने कहा तो मैं ही तो हूँ, तो मैं बन जाऊँगी ना वैसी। तो डू यू थिंक कास्टिंग में थोड़ा वर्क या थोड़ा लैक या थोड़ा प्रॉब्लम है? बिकॉज हमारे यहाँ कास्टिंग की जो रिक्वेस्ट या मैसेजेस आते हैं बड़े वियर्ड आते हैं। यू नो, इट्स नेवर अबाउट द कैरेक्टर, इट इज़ अबाउट द लुक कि पॉजिटिव नॉट इवन पॉजिटिव। तो ये फिल्म्स और वेब में भी है या सिर्फ टीवी में ये प्रॉब्लम है? देखो, मैं तो पूरी इंडस्ट्री से एक बात पूछना चाहती हूँ, इंडस्ट्री से नहीं, आम आदमी से, या जो इसे प्रोफेशन बना रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को जो प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, चाहे कुछ भी कोई भी काम करना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी दिन अगर आपका मन करता है कि मैं सामने वाले का दाढ़ निकाल सकता हूँ, तो क्या आप निकाल सकते हैं? अगर आप चाहें कि आपके फादर के पेन हो रहा है और आप कहें कि अरे ये तो मैं भी निकाल सकता हूँ, निकाल दूंगा, नहीं निकालते ना, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, है ना। अगर आपके कोई किसी को अल्सर है तो आप सर्जरी तो नहीं कर सकते ना, आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाना, और वो भी सर्जन के पास जाना, किसी नॉर्मल डॉक्टर से तो नहीं कराते जाके। तो ये हमारी फील्ड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप अनट्रेंड हैं, आप मतलब आपको मालूम ही नहीं इस प्रोफेशन में काम कैसे किया जाता है, आप कैसे उठ के चले आते हैं काम करने के लिए और अपने आप में लेवल लगा लेते हैं कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, मैं फलाना हूँ। आपको तो पता ही नहीं है। करेक्ट। तो आप क्वालिफाइड ही नहीं हैं इस चीज़ के लिए, तो आप आ कहाँ से गए? तो आपने कैसे समझ लिया इस चीज़ को, इतना आसान समझ लिया? और इतनी तादाद में लोग चले आ रहे हैं बिना ट्रेनिंग के। मैं पूछना चाहती हूँ उन्हीं लोगों से कि भाई तुम्हें कभी एहसास हुआ है इस चीज़ का? क्या ये भी एक प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक चीज़ है जो कोई भी फ़न के लिए कर सकता है। ये कोई गेम खेल लिया, जैसे लूडो खेल लिया या कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। ये एक्टिंग है, ये फिल्म बन रही है, यहाँ टीवी बन रहा है या जो भी बन रहा है, उसका एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक उसकी सीरियसनेस होती है। उसका क्या करेंगे हम? अब तो हर आदमी आके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बना हुआ है, आपको उनसे 10 बार बात करो आप, फिर आप सुबह जाके आपको लगता है आप पागल हो गए, आप झगड़ा करने लग गए, आप चिल्लाने लग गए लोगों के ऊपर। एक्टर्स बदतमीज़ हैं क्योंकि आपका एटीट्यूड हो गया, क्योंकि आपने उसको ये कह दिया कि बेटा जब मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब आप मेरे घर आई थी, मेरा मेजरमेंट लेने के लिए आई थी, तब मैंने आपको बताया था मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये कपड़ा सूट नहीं करता है, मुझे इरिटेशन हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, तो प्लीज़ मेरे लिए कॉटन ही इस्तेमाल करना, और अगर नहीं कर पाएँ तो उसके नीचे कॉटन लगा देना, और बेटा ये लिख लो। मैं तो बहुत ऑब्वियस करके बोलती हूँ, बेटा ये लिख लो। नो मैम, नो, आई अंडरस्टूड, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। आपने कर लिया, मैंने फिर बोला बेटा नोट कर लो कहीं, नहीं मैम, हो गया। क्या हुआ? जब आप सेट पे गए, आपको सेम कपड़ा मिला जिससे आपको एलर्जी होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, अब आप वहाँ जाके कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, 1 घंटे के लिए शूटिंग रुक गई क्योंकि आपने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि आपकी बॉडी लेगी नहीं वो कपड़ा। तो किसका नुकसान हुआ? प्रोड्यूसर्स, है ना। ऐसे ही पे कास्टिंग डायरेक्टर का कहूँगी कि कैसे पैरामीटर बिठा दिया कि आप 4 लाइनें किसी को दोगे, वो भी 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, और उससे आप चाहोगे कि वो ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दे जिससे आप उसे डायरेक्टर के सामने पेश कर सकें। कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। बैक स्टोरी नहीं दी है, आपको कुछ पता ही नहीं है। हम शुरू में जब आए थे, हम वो ऑडिशन पैटर्न को समझना चाहते थे, क्योंकि हमें लगता था अच्छा अब ये एक नया सिस्टम आ गया। मैंने भी बहुत ऑडिशंस दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑडिशन देते थे तो आपको लगता था इसने मुझे क्या ब्रीफ दिया, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि हम जिस तरह के एक्टर हैं हमें तो पूरा चाहिए ना, पूरा ग्राफ समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है। चलो मैं कहती हूँ इतने से सीन के लिए आप जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना तो देंगे, पर वो बेचारों को तो रटा लगाया हुआ होता है कि हंस के बोलना है। अब अगर किसी ने उसको कुछ और तरीके से बोलने की कोशिश की है तो ले तो लो, उसका एक्सपेरिमेंट ले तो लो। आप तो वो लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके दिमाग में फिक्स है कि मुझे कहा था कि हंस के बोलना है, हंस के बोलना। मैडम आप हंस के बोलिए ना, प्लीज़ आप हंस के बोलिए ना। बेटा तुझे पता ही नहीं तू क्या कर रहा है, तुझे पता ही नहीं चल रहा तू क्यों बैठा है यहाँ, तेरी बस टिक टिक मार्क लगे चली जा रही है कि तूने आज 36 के ले लिए, आज तूने 38 के ले लिए, बट फ़ायदा क्या? किसको फ़ायदा हो रहा है उन सब चीज़ों से? और वो थोड़ा सबटल करिए ना मैडम। हाँ, क्या है वो भी, थोड़ा एनर्जी डालिए मैडम, थोड़ा एनर्जी डालिए। नहीं, और नीचे थोड़ा सा और सटल और सटल। द weirdest I heard was थोड़ा सबटल करिए ना सर। मैंने कहा सबटल क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए। हाँ। पर मैम एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बात से सडनली मुझे ख्याल है कि ये सिर्फ कास्टिंग में ही नहीं हो रहा है,
ये म्यूजिक में हो रहा है, सब में, ये सिंगिंग में हो रहा है, एक्टर्स में तो खैर हो ही रहा है। व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज भी जब कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनता है एज एन ऑडियंस, हम उन्हीं एक्टर्स को पसंद करते हैं जिनकी यहाँ तक गई एक्टिंग, या श्रेया घोषाल की आवाज़ यहाँ तक गई। लेकिन फिर जब इतने लेवल पे काम हो रहा है तो लिरिसिस्ट, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, व्हाई आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड व्हाई द प्रोड्यूसर्स कॉम्प्रोमाइजिंग? क्योंकि बल्क में कैसे बनाओगे? देखो, मुझे मेरे घर के लिए खाना बनाना है, मेरे को मेरे बेटे के लिए खाना बनाना है, मेरी बेटी के लिए खाना बनाना है, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। मुझे पता है मेरे को इतना ही मटेरियल चाहिए। पर अगर आ गई शादी और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं हलवाई नहीं बुलाऊंगा क्योंकि इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता, खाना सारा तुमको ही बनाना पड़ेगा, तो मैं तो फलफला जाऊंगी ना, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है कि भाई ये जो मैं 5 लोगों का खाना बनाती थी, इसको अब मुझे 500 लोगों का खाना बनाना है। तो मैं कुछ भी डालूंगी उसमें, उसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी, उसका कोशिश करूंगी कि ये पूरा पतीला भर जाए, जैसे कि 500 लोग खाना खा सकें। उसमें मैं सोडा डाल दूंगी, मैं कुछ भी डाल दूंगी, मैं अंट शंट डाल के उसको तैयार कर दूंगी। हम कर क्या रहे हैं? हम क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग हैं। हम एक क्रिएट करते हैं, एक फिल्म को, एक सिनेमा को हम दिखाना चाहते हैं। उसमें हम जो इतनी खिचड़ी पकाने में लग गए हैं कि सब कुछ डाल दो, सब कुछ, जिसको आता है नहीं आता है, वो जो जिसको नहीं आता है वो चल जाएगा क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है आपको, है ना। 2 महंगे ले लो, 4 सस्ते ले लो, मिला के एक खिचड़ी बन जाएगी, चल प्रोजेक्ट तैयार हो गया, आपका पैकेज तैयार हो गया, आपका काम चल गया। आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? Does it frustrate you as an actor who's trained? बिल्कुल। मतलब मुझे तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं और मैं मनोज से बार बार चेक कर रही हूँ कि मनोज ये मेरा बुढ़ापा आ रहा है या मेरी सीनियरिटी मुझे ऐसा कुछ करने को कह रही है कि मैंने इतने साल ये जो तजुर्बा लिया है उससे मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, या मैं अब 60+ हो रही हूँ इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ कि मेरा हो गया, मतलब आ गई वो उम्र जब चिक 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 करती हैं औरतें। तो मनोज ने कहा देख लो तुमसे लोग भागेंगे, अब तुम बहुत बोलने लगी हो। पर मुझे लगा कि मैं अब रुक ही नहीं पाती, क्योंकि मुझसे देखा ही नहीं जाता कि क्यों, अगर आप हेयर ड्रेसर हैं, अगर आपकी हेयर ड्रेसर की असिस्टेंट कोई आई है, उसको कैसे नहीं पता कि ड्रायर कैसे लगता है, उसे कैसे नहीं पता कि इसका एक्सटेंशन कैसे लगा के दूर से कनेक्शन लिया जा सकता है। ये बेसिक हैं। करेक्ट, ये बेसिक चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा ही आना चाहिए, पर आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। करेक्ट, वो भी दिमाग नहीं, फिर आप इस फील्ड में कैसे हैं, कौन लाने दे रहा है इन लोगों को अंदर। मैं आपको बताऊं, जब हम शुरू में हमने जब टेलीविज़न शुरू किया था, मैंने 1968 से शुरू किया है, जब टेलीविज़न में रिकॉर्डिंग सिस्टम भी नहीं आया था, टेलीकास्ट होता था लाइव। वाओ जी, तो मैं उस ज़माने की हूँ और मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, कैसे रील आई, उसके बाद कैसे डिजिटल आया, मैंने सारी दुनिया देखी है। लाइव एक्टिंग करते थे? लाइव एक्टिंग करते थे टीवी पे। जी, तो मुझे मालूम है मेहनत किसको कहते हैं, कैसे उन चीज़ों तक पहुंचा जाता है, कैसे किया जाता है। तो मुझे दुख होता है कि हम जहाँ इतनी अच्छा काम करते थे, हम ऐसे नीचे क्यों आ गए। हमें तो ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है। हाँ। पहले तो क्या था, हमारे पास था ही नहीं कुछ। वो 3 कैमरा सेटअप लगाते थे और स्टूडियो में शूटिंग होती थी हमेशा, क्योंकि वही हो सकता था, लाइटिंग वाइटिंग वैसे ही हो सकती थी। और हम हिडन होते थे कैमरास, क्योंकि कैमरा सामने नहीं आ सकते, क्योंकि प्ले चल रहा है। तो हमें ये पता था कि उस खिड़की के पीछे जो कैमरा लगा हुआ है वहाँ मुझे क्लोजअप देना होगा जाके। और ये जो है, हाँ, ये जो है ये 2 शॉट वाला कैमरा है, ये मास्टर का लगा हुआ है, और ये मेरी लाइटिंग है। ये मुझे लाइटिंग लेनी है, प्लस मुझे लाइव टेलीकास्ट में अपने डायलॉग्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि कट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें 15 दिन की रिहर्सल्स देते थे। 15 दिन बाद हम तैयार हो जाते थे मेंटली, हमें चौक के निशान डाले जाते थे, तो मुझे उसको भी फॉलो करना होता था, क्योंकि मेरे स्टेप वही हैं, मेरी ब्लॉकिंग वही है। तो मुझे बता दिया आपका पिंक कलर है, तो पिंक कलर का चौक ही देखना है मुझे, ग्रीन कलर का चौक नहीं देखना, क्योंकि वो किसी और का है, मेरा नहीं है वो। तो मुझे पिंक कलर का चौक फॉलो करते हुए, अपना क्लोजअप देते हुए, 2 शॉट में जाते हुए मास्टर में खड़ा होना है। तो हम कह रहे हैं कि जब ये सब चीज़ें नहीं थी तब इतनी अच्छी क्वालिटी थी, तब इतना अच्छा कंटेंट था। तो अब तो बहुत कुछ आ गया है। तो अब बकवास क्यों कर रहे हो, आप क्यों ख़राब काम कर रहे हो यार। तो आपने जो एक चीज़ कही कि लोग ना मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए कम पैसे के लिए कर दे रहे हैं, बट आई एम श्योर जब आप लोग काम कर रहे थे, इट वाज नॉट लाइक कि आप लोग करोड़ों रुपए ले रहे थे, बट इतने स्किल्ड, इतने ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स थे। आई एम श्योर आज भी ऐसे लोग हैं जो पैशन के लिए काम करते हैं। व्हाई आर दोज पीपल नॉट चोजन ओवर पीपल हु आर कंप्लीटली जस्ट
समझ ही नहीं आता कभी कभी ऑनेस्टली, अभी एक वेब सीरीज आई थी फ्रॉम अ वेरी बिग मेकर, जिसमें एक एक्ट्रेस को बहुत, आई डोंट इवन माइंड सेइंग इट, आलम ज़ेब का कैरेक्टर था जिसको बहुत ट्रोलिंग मिली, और मैं एज अ क्योंकि मैंने छोटी मोटी एक्टिंग टीवी पे की है, एंड आई वाज लाइक आपको तैयार होना चाहिए एज एन एक्टर अगर लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं. व्हाई वाज शी कास्ट, आई नेवर नो. देयर वर सो मेनी गर्ल्स जो थिएटर कर रही हैं, जो ट्रेंड हैं, तो इन्हें लिया क्यों नहीं जाता है? मुझे वो समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. मुझे लगता है देखो, ये तो एक किसी डायरेक्टर की पर्सनल चॉइस हो सकती है. हाँ, उसे बिलीव था, उन्हें बिलीव होगा कि ये कर लेगी ऐसा, और उस लड़की ने भी शायद हो सकता है जो भी उसकी तैयारी थी उसने उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि ये वर्क करेगा, ये मैं बोलूँगी ही नहीं, मैं होंठ ही नहीं हिलाऊंगी, ये वर्क करेगा. तो मे भी शायद उनको लगा कि ये स्क्रीन पे, मतलब ऐसे तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, मुझे मालूम नहीं कि ये क्या एक मिस्टेक है या ये एक एक्सपेरिमेंट था जो फ्लॉप हो गया, या एक बिलीव गलत हो गया, एक जो दोनों के बीच में एक बना था कि हम ऐसा करके देखते हैं, वो गलत बैठ गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता. पर हाँ, डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस वर्क नहीं की. ये तो मैं भी कहूँगी कि वो परफॉर्मेंस वर्क नहीं की, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार. और आज की जनरेशन के लिए तो मैं थोड़ी सी नाराज़ी रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी मचाते हैं, जल्दी मचाते हैं. हाँ. बहुत जल्दी. बस हम तैयार हो गए, स्क्रिप्ट पढ़ लिया, डायलॉग याद हो गए तो तैयार हो गए. अरे कैसे तैयार हो गए भाई? इतना आसान है क्या तैयार हो जाना? सिर्फ मेकअप कर लेना, कॉस्ट्यूम पहन लेना और लाइंस याद हो जाने से आप तैयार हो गए? आप तैयार ही नहीं हैं, आपको मालूम ही नहीं तैयारी कहते किसको हैं. आप कैसे आ जाते हैं सेट पे, कैसे पहुंच जाते हैं बिना तैयारी के. और तैयारी ये नहीं कि भैया मैं देखिए तैयार हूँ फर्स्ट क्लास और मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की और मेरे को सारे डायलॉग याद हैं, मैं बिल्कुल नहीं, उसको तैयारी नहीं कहते हैं. तैयारी कहीं और होती है. अभी क्या था, जब हमारे दूरदर्शन का टाइम था तो ये कंपलसरी था कि आपको ऑडिशन पास करना ही पड़ेगा. उस वक्त की जो ऑडिशन होती थी उसको पास करना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए बहुत सेलेक्टेड एक्टर्स ही पास कर पाते थे उसको. जो भी ज़रा सा भी कहीं ऊंच नीच करते थे उनको हटा दिया जाता था. तो वो सेलेक्टेड लोगों में काम होता था और वो क्वालिटी वर्क होता था, क्योंकि वो सेलेक्टेड थे और वो जानते थे अपना काम. अभी क्या है, अभी इसका चाचा, उसका मामा, उसका ताऊ, उसकी बहन, उसका कज़न, सब आ जाओ. सो देयर इज नेपोटिज्म. हाँ बिल्कुल, नेपोटिज्म भी कहूँगी और जस्ट एक फेवर भी कहूँगी. हमेशा नेपोटिज्म नहीं हो रहा है, पर फेवर है, कोई फेवर है. कभी वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर का फेवर है, कभी वो किसी डायरेक्टर का फेवर है, कभी वो किसी प्रोड्यूसर का फेवर है. तो किसी ना किसी का फेवर चल रहा है वहाँ पर. सो मेनी ड्रीम्स आर अनफुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दीस फेवर्स. ऑब्वियसली. अगर तुम अपने आप को एक आर्टिस्ट समझते हो, अगर तुम अपने आप को एक कलाकार कहलाना चाहते हो, और अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो, तो ये जो 2 पार्ट सीरीज में लेकर आया हूँ इसे ज़रूर देखिएगा. 2 पार्ट इसलिए क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे थे सीमा पावा जी के साथ, 3 से 4 लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उनको लिए वुफ मोमेंट आया था, एंड आई डिसाइडेड दैट इट इज़ नॉट फेयर to put all of that in one episode because genuinely there's so much to learn. So watch this 2-part series.